हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेस पे। आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर में है क्या। तो आप लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ p और q पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक होने का मतलब कि वो जीरो भी हो सकता है और प्लस भी वाले संख्या भी हो सकता है और माइनस वाला संख्या भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जैसे जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3 है, √5 है, √10 है, ये सब का जो रूट में होते हैं, वर्गमूल में होते हैं, वो ये सब कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा एक टोकरी है और उस टोकरी में परिमेय संख्या को डाल दिया गया और अपरिमेय संख्या को डाल दिया गया। अब टोकरी में जो संख्याओं का समूह है वो कहलाएगा वास्तविक संख्या। तो हम लोग 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। उसका एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग टोटली सॉल्व करेंगे और मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और टोटली इसको सीख जाइए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। 10th का ध्यान रखना है। 10th का जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या है, एक बार देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो सिंपल सा है वास्तविक संख्या, जैसे हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जब क्या किया जाता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। जैसे देखो वास्तविक संख्या एक टोकरी है। क्या है? एक टोकरी है और इस टोकरी में परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी। जैसे 2/3 परिमेय है ना, लेकिन √3 अपरिमेय है ना, इसमें दोनों में आ जाएगी, दोनों आ जाएगा इसमें। जैसे -1/2 का है, 0 का है, 1 का है, √5 का है, √6 का है या √10 का है या 1.01 0001 डैश डैश, इस तरह बहुत सारी संख्या है। तो ये जो ग्रुप बना है, ये जो हमारा टोकरी बना है, किस संख्या का टोकरी बना है? वास्तविक संख्या। तो हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर 10th का यही है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम लोग देख लिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहेंगे। हमेशा याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब आपस में मिला दिया तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग का मैथ है 1, इसमें हम लोग 1.1 शुरू करते हैं और 1.1 शुरू करने से पहले हम लोग को परिमेयिका पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम। अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम देखिए कहा जाता है यदि दो धन पूर्णांक a और b दिया हो तो ऐसी अन्य, यदि दो धन पूर्णांक a और b दिया हो तो हम उसको निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कर सकते हैं।
कर सकते हैं इस रूप में, इस रूप में। अब देखो क्या है, हमें तो ध्यान देना है कि यदि दो धन पूर्णांक ए और बी, यहाँ बी छूट गया है मिस्टेक से, ए और बी, अगर ए और बी दो धन पूर्णांक हमको दिया हो तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखते हैं जो आर होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। देख इसको घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इसको सिंपल से इस तरह समझना है कि मान लीजिए कि हमको दो संख्या दिया हुआ है 10 और 15, 10 और 15, तो 10 और 15 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मस्ता निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, मस्ता निकालते हैं, या एचसीएफ क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, मस्ता निकालने का एक तरीका है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करते हैं हम मस्ता निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए 10 और 15 का जैसे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, तो जो बड़ा है उसमें छोटा से क्या करते हैं, यानी 15 में भाग देंगे 10 से, तो 10 से कम 10 बच गया कितना, 5। अब इस 10 को यहाँ पे लिखते हैं ना, 5 को बजाते हैं 5 गुना 10, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे जो 5 मिला, यहाँ पे जो 5 मिला, इस कंडीशन में हम लोग का शेषफल हो गया 0, शेषफल क्या है, 0 है। अब जब शेषफल हो जाए तो उस कंडीशन में जो हम लोग को भाजक मिलता है वही हम लोग को होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े लोअर क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, पढ़े ना। इसी फार्मूला को बस स्टैंडर्ड रूप में इसको लिख दिया गया और कुछ नहीं है, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ही है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है, शेषफल है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे 15 में 10 से भाग दिए तो हम लोग 15 बराबर लिख देते हैं 10 गुने 1 और शेषफल कितना है 5। अब देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही ना कहा गया है, यहाँ a की जगह कितना है 15, b की जगह कितना है 10, और q की जगह कितना है और r की जगह कितना है 5। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब देखिए इसमें चूंकि 2 स्टेप में आया है 0, हमारा कितना स्टेप में आया है 2 स्टेप में, तो पहला स्टेप में ही लिख दिए और दूसरा स्टेप में कहाँ कम किए, फिर यहाँ से कम किए ना ये वाला। अब इस कंडीशन में हम 10 में भाग दिए किससे 5 से, 10 से 5 भाग दिया ना, तो देखो यहाँ तो 10 में हम भाग दिए 5 से, 5 गुना 10, इस कंडीशन में क्या हो गया 0 बन गया। तो इसके बाद हम लोग ये वाला लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0, शेषफल हो गए 0। और जब ध्यान देना कि जब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा, तो b के जगह होता है जो वही हो जाता है हमारा क्या एचसीएफ में नहीं हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के भाग मतलब उनका मस या एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। तो चलिए चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। 1.1 का पहला नंबर सवाल का पहला कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या एल्गोरिथम का। तो पहला सवाल है 135 और 225, 135 और 225, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, और इस्तेमाल करना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाग विधि से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उसी का ये संशोधित रूप है, या मतलब स्टैंडर्ड तरीका है। तो 125, 135 और 225 का निकालते हैं एचसीएफ। तो इतना याद रखिएगा, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देते हैं, हमेशा याद रखना, बड़ा वाला में छोटा वाला, कभी नहीं कि छोटा वाला में बड़ा वाला से भाग देना शुरू कर दिए बस सब तहस नहस हो जाएगा।
25। इसमें हम भाग दिए कितना से 135 से, तो भाग लगाना तो सीखे लोग। अब 135 गुना 270 नहीं है, इसका मतलब 2 मरतबे नहीं कटेगा। तो 2 मरतबे नहीं कटेगा तो 1 मरतबे लगाना पड़ेगा 1 से। 135 में 1 से गुना करें तो 135 मिलेगा ना, घटा देते हैं 0 और ये हो जाएगा 12 में 3 गया 9। शेषफल कितना आया 90। तो अब क्या करते हैं, मसल निकालेंगे, इसको बनाते हैं भाजक और यहाँ पे जो था ना भाजक उसको बनाते हैं भाज्य। यहाँ उतार देते हैं 135। अब फिर 90 में 180 नहीं कट, ज्यादा है ये कम हो जा रहा है, तो फिर एक मरतबा लगाएंगे 90 का 90, 5 हो गया और कितना हो जाएगा 4 45। अब 45 मतलब जब तक हमको शेषफल 0 नहीं मिलता है तब तक ये प्रोसेस हमको जारी रखना पड़ेगा। अब फिर इसको कर दिए और यहाँ पर 90 उतार दिए, 45 गुना 90, ये क्या हो गया शेषफल 0। अब हमारा जब शेषफल 0 मिल गया तो ये वाला जो है ना भाजक वो हमारा हो गया HCF। क्या हो गया HCF। और ध्यान दे रहे हैं कि HCF हमेशा दो संख्या का, कम से कम कितना संख्या, दो संख्या का निकाला जाए। कोई कहेगा अकेले 5 का HCF निकाल दे तो नहीं हो सकता है, हमेशा कम से कम कितना संख्या होना चाहिए, दो संख्या का HCF निकालना चाहिए। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पूछेगा 5 और 15 का HCF निकालें, तो 5 और 15 का HCF निकालने का मतलब हुआ वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 को भी विभाजित कर सके और 15 को भी विभाजित, यानी 5 में भी भाग लगा दे और 15 में भी भाग लगा दे, तो वो 5 है। कितना है 5 से हम 5 में भाई भाग लगा सकते हैं, 15 में क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी से बड़ी 5 ही संख्या, कोई और संख्या नहीं। सब कोई कहेगा 15 से हम लोग 15 में तो भाग लगा सकते हैं, लेकिन 5 में भाग लगाएंगे पूरा पूरी नहीं लगेगा, तो 15 HCF में होगा। HCF कितना होगा, अब कोई कहेगा अकेले 15 का HCF निकाले, भाई 15 का HCF कैसे होगा जी, ये तो अकेले कितना से भाग लगाएंगे, एक से भाग लगा देंगे, तीनों से भाग लगा देंगे, पांचों से और 10 से, मतलब बहुत सारी संख्या दिख रही है, बड़ा तो बड़ा कौन होगा। इसलिए हमेशा ये रखना है कि HCF होता है कम से कम दो संख्या, कितनी संख्या, दो संख्या होनी चाहिए। तो वही हम लोग निकाले 135 और 225 का HCF कितना निकला भाग विधि से 45। अब हम लोग को देखना है ये कितने स्टेप में हुआ है, कितने स्टेप में। अब तो देखो एक बार पहला हम लोग भाग दिए तो इतना मिला है हमको, दूसरा भाग दिए है तो हम लोग को इतना मिला है इस तरह, तीसरा भाग दिए तो हम लोग को ये मिला है ना, यानी कितने स्टेप में 0 मिला हमको, 3 स्टेप में 0। बहुत इजी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगर ध्यान से समझा जाए तो। पहले स्टेप में क्या किए, सबसे बड़ा वाला को हम लोग A मानते हैं, क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो हम लोग मान लेंगे, पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होता है छोटा होता है 0 से और छोटा है बराबर था, लेकिन B से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो देखते हैं यहाँ A बराबर कितना मानेंगे हम लोग, जो बड़ा होता है उसको ये मानते हैं 225, और B बराबर कितना मानेंगे 100। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, पहली बार हम क्या काम किए, दूसरी बार क्या काम किए, तीसरी बार, और जब तक हमको R यहाँ 0 नहीं मिलेगा, यहाँ R जब तक 0 नहीं मिलता तब तक हमको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। तो स्टेप 1 में देखते हैं क्या हमने काम किया है। स्टेप 1 कितना है, स्टेप 1 में, अब स्टेप 1 में A बराबर कितना है 225, तो 225 बराबर 225 में कितना भाग दिए गए, तो जिससे भाग दिए तो उसको B की जगह पर कितना मरतबे भाग लगाए थे, एक मरतबे। शेषफल कितना आया था 90 लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा, स्टेप पड़ेगा, स्टेप में चरण हमारा दूसरा चरण जाएगा, नीचे दिख रहा है यहाँ पे। चलेंगे स्टेप 2, स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2 में ध्यान देना है, दो स्टेप 1 में 225 से भाग दिए थे कितना में, और 225 से भाग दिए थे कितना से 135। स्टेप 2 में कितना से भाग दे रहे हैं 135 में कितना से भाग दे रहे हैं 90 से। तो A की जगह पर कितना हो जाएगा 135, B की जगह पर 90 हो जाएगा, और Q की जगह पर 1 और R की जगह पर 45 लिख दिए। अभी भी देख रहे हैं कि हमारा R जो है 0 के बराबर नहीं है, तो स्टेप 3 हम यहाँ लिखते हैं, स्टेप 3 या रचना चरण 3।
अब स्टेप 3 में क्या है, 90 है ना हमारा भाज्य, तो 90 बराबर लिख देते हैं हम। कितना से भाग दिए 90 में? 45 से कितना मर्तबे भाग दिए हैं? 2 मर्तबे। और शेषफल को क्या मिल गया है? 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल क्या मिल गया हमको, लिखेंगे चूंकि r बराबर है हमको क्या मिला? 0। इसलिए HCF कितना कितना का HCF निकाल रहे हैं हम? 135 और 225 135 और 225 बराबर। जब r यहाँ 0 हो जाएगा तो b ही हमारा क्या होता है? जिस चरण में, जिस स्टेप में r आपको 0 मिल जाएगा, उस स्टेप का b आपका क्या हो जाएगा? HCF। यानी HCF कितना हो गया? 45। हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह ये तो पहले मतलब जैसे मान लीजिए शुरू में अगर बना रहे हैं तो इस तरह भाग देके चेक करके और उसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर देंगे। लेकिन बहुत सारा जब ऐसा बनाना शुरू कर दे तो अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है बस उसको भाग दे दीजिए इस तरह और स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर देना है, लिख देना है। ऐसा बहुत सारा 4-5 सवाल बनाने के बाद ही हमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, बनते चला जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो दूसरा सवाल है इसमें 196 और 38 220, इसका हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होगा इस तरह होगा। एल्गोरिथम से इतना हम लिख दिए और इसमें a हो जाएगा, ध्यान देना a बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला को क्या रखना है, a रखना है और छोटा वाला को b 196। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 के चरण 1 में 38 220 बराबर 196 को भाजक बनाना है। अब इसमें कितना से गुना करें कि या तो ये मिल जाए या इसके आसपास हमको मिले। यहाँ पे चमक रहेगा नीचे ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमको 38 220 में 196 में कितना से गुना करें कि या तो हमको 38 220 मिल जाए या आसपास इसके मिले। तो इसके लिए अगर हमको इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, भाग देके यहाँ पे चेक कर देंगे। वैसे 196 में गुना करेंगे 195 से, कितना से 195 से हमको कितना मिला, 38 20 से चेक करते मिलता है कि मिलता है। तो भाई 30 की हाथ में 3 9 45 हाथ में 4 50 9 से मिलाकर 9 से जोड़ के 4 हाथ में 5 9 81 5 हाथ में 8 9 9 8 17 1 से मिलाकर तो 6 9 1। तो ये कर देते हैं 0 8 से भाग के 6 से 12 9 21 से 22 के हाथ में 2 16 16 2 हटा के 8 1 2 1 3 196 में 195 से गुना करके हमको मिल जाता है 38 220। इसको कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं या भाग देके नहीं प्रूफ नहीं यार कर लेंगे। तो 195, अब देख रहे हैं 195 से जब गुना करें तो पूरा का पूरा मिल गया, यानी शेषफल कितना मिला हमको 0। तो शेषफल 0 मिल गया, यानी लिखेंगे या जो r बराबर क्या मिला 0, इसलिए HCF 196 और 38 220 कितना हो जाएगा, b कितना है हमारा 196। इसका मतलब होता है HCF और पोस्ट देके इस तरह लिख देंगे बीच में, इसका मतलब इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, HCF कितना निकला। ध्यान देना b की जगह b 195 गलती से नहीं डालेंगे, जो सबसे पहले इधर होता है भाजक होता है उसी को हम लोग HCF बनाते हैं। यदि 196 में से भाग देंगे तो 196 में भाग लगेगा नहीं और 220 में क्या होगा, भाग लगेगा, यानी h का आंसर होगा 196। एक का 3 नंबर सवाल देखते हैं 867 और 255 है। इसका हम लोग निकालना है HCF 867 और 255 ही है। तो इसमें a कितना हो जाएगा 867 और b कितना हो जाएगा 255। वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r वो लिख देंगे इस तरह।
तो इसमें a कितना है 867 और b कितना है 255। तो एक बार चलिए इसको और एक बार रफ में भाग वाला करके बता देते हैं कि समझ में और अच्छा से आ जाएगा। तो बड़ा वाला में क्या करेंगे, छोटा वाला से भाग देते हैं, बड़ा वाला में छोटा वाला से। तो 867 में कितना से भाग देंगे 255। अब चलो 255 सोचते हैं कि कितने मर्तबा से ये कटेगा। तो 255 है तो अगर 250 इसको मान के करीब में चलते हैं, लगभग मान निकलेगा 250। तो 250 चौका कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 नहीं है, नहीं है। तो इतना तो गारंटी नहीं कि हम लोग 4 मरतबे नहीं लगाएंगे, 3 मरतबे लगा के देखते हैं। तो 25 या 75 750 के आसपास आने वाला है। 5 दिन 15 दिन 85 होगा। तो 3 मरतबे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 3 मरतबे लगाते हैं, 5 दिन 15 के 5 हाथ में कितना 1, 5 दिन 15 के 16 के 6 हाथ में 1, 3 6 1 कितना मिला 7। ध्यान देना है कि 4 मरतबे हम नहीं लगा सकते। 4 मरतबे ऐसे करेंगे 1000 टप जाएगा, 1000 टप जाएगा। तो अब हटाते हैं, 7 में 5 गया 2 और ये 0 और ये कितना मिलेगा 1। तो हम लोग का पहला स्टेप का काम हो गया, पहला स्टेप का काम हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम चरण 1 या स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, यानी भाज्य बराबर भाज्य में भागफल जोड़ शेषफल, यानी 867 बराबर 255 कितना से भागे, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल 102। पहला स्टेप का काम हो गया। अब चलो बढ़ते हैं दूसरा काम में, दूसरा स्टेप में। अब इसको बनाते हैं भाजक और इसको 255 जो भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य 255। तो 102 दूना 204। अब 3 लगाएंगे तो 300 में चला जाएगा, इसलिए हम 3 मरतबे नहीं लगाएंगे। कितना मरतबे लगाएंगे 2 मरतबे लगा देते हैं 204। अब घटाने तो आता है भाई, 5 में 4 गया और 5 में से 0 गया 5। अब दूसरा स्टेप का भी काम हो गया। तो हम लिखेंगे चरण 2 या स्टेप 2। तो इसमें क्या है, भाज्य कितना है 255, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कितना है। दूसरा स्टेप भी हाँ, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ गुना ले, ठीक है ना। 102 गुने 2 प्लस 51, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अभी भी देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 तो हम बढ़ते रहेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है। वही है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगा तब तक क्या करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे, रास्ता पर चलते रहेंगे। 51 है या 102 उतारेंगे, 51 दूना अब 2 दिख रहा है, 102 में से 102 गया, क्या मिला 0। अब शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। हमारा स्टेप खत्म हो गया और यही चरण 3 हम लोग का हो जाएगा। चरण 3 यानी भाज्य कितना 102, भाज्य कितना है, कितना से गुणेंगे शेषफल कितना है। अब शेषफल जी हमारे 0 आ गए हैं तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF हमको मिल गया 867 और 255 बराबर कितना है 51। ये वाला पार्ट 51 हमारा क्या हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही है। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह चरण करने में दिक्कत हो जाए, सिंपल से साधारण इधर रफ में भाग देना है और उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है लिख देना है। तो एग्जाम में पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए, तो यही करेंगे हम इस तरह से। अगर इस तरह से दिक्कत हो जाए तो इस तरह भाग देंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला एक्सरसाइज 1 का एक सवाल 1 में जो 3 क्वेश्चन था 3 बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार बोर्ड में हर एक 1-2 साल के अंदर आपको पूछ देता है, ग्रांटेड है कि पूछ ही देता है। और चूंकि सवाल भी बढ़िया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो किताब को रख देते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
दर्शाना है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक का मतलब है कि संख्या विषम होगा। कैसा होगा? विषम, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लग सके, लेकिन होगा धनात्मक। कैसा संख्या होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे मान लो 7 है, क्या लिखिए? तो बताओ तो 7 एक विषम धन पूर्णांक है कि नहीं? 7 विषम संख्या भी है और प्लस धनात्मक संख्या भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 एक विषम धन पूर्णांक, लेकिन सवाल तो हम लोग को थ्योरेटिकली सिद्ध करना है, सैद्धांतिक सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग मानेंगे। माना कि ए कोई विषम धन पूर्णांक है, ए कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, b बराबर 6 है। क्योंकि दिखाना है a बराबर 6 प्लस 1, तो b बराबर 6 है, तभी तो b की जगह 6 बनाया है। और q कह दिया है कि सवाल में क्या है? कोई धन पूर्णांक है। q क्या है? धन पूर्णांक है। हम b की जगह क्या मान लिए? 6 और a कोई विषम धन पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर हम प्रयोग करते हैं, a कोई विषम धन पूर्णांक है और b बराबर कितना है? 6 है। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? a बराबर bq प्लस r। ध्यान देना कि r छोटा होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हर हालत में किससे छोटा होगा? b से। इस कंडीशन का मायने हम लोग को समझ में आ रहा है। r जो होगा शेषफल जो होता है, कभी भी हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 होता है या भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब 4 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो 4 शेषफल आ सकता है क्या? 4 से आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है। 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता है। शेषफल क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है। तो a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या है? 0 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन b से क्या है? छोटा है। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? b की जगह कितना माने हम लोग? 6q, अब प्लस कितना मान लिया? r। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो r पर हम लोग कंडीशन लगाए थे कि r 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर r। अब b की जगह कितना है? 6। लिख सकते हैं इस तरह 6 से, या तो r छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। तो r के संभावित मान क्या हो सकता है? सिंपल सा इसको चलो पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं 6 से हम भाग देते हैं, किसी संख्या में भाग देते हैं, चलो मान लेते हैं 21 में। किसमें भाग देते हैं? 21 में। तो 6 से 21 में भाग देते, 6 का 18। कितना शेषफल बचा? 3 बचा ना। तो ये जो शेषफल है हमेशा 6 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा ना। 6 से किसी भी संख्या में भाग दो तो तुमको शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा या 5 तक मिलेगा। 5 से ऊपर अगर 5 से ऊपर मिल रहा है तो समझ लो तुमको भाग नहीं आता है। सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अगर 6 से भाग दे रहे हैं शेषफल भी 6 आ गया तो ग्रांटेड है कि भाग सीखने का कभी भी 6 से भाग देने पर 6 शेषफल नहीं आएगा। 5 से भाग देने पर 5 शेषफल, लेकिन 2 से भाग देने पर 2 शेषफल नहीं आएगा। 2 से भाग कभी थोड़ी आएगी, नफुआ है 2 से भाग तो शेषफल 2 आ गया, कभी नहीं आएगा। 2 से भाग देने पर शेषफल भी 2 नहीं आएगा, तब शेषफल 0 या 1 आएगा। तो अब हम भाग दे दिए 6 से, तो r का संभावित मान क्या हो सकता है? r का संभावित मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 5 हो सकता है। बच्चा सब एकदम सब ताव में आ जाता है। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। और क्या रहेंगे? छोड़ेंगे? अरे भाई बढ़ते जा रहे तो बढ़ते रहे, थोड़ा आगे आगे जाते रहे।
ध्यान देना है 6 से छोटा होगा, ये 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 या 5 हो जाए। आर के संभावित मान है, इसमें से कोई भी मान हो सकता है। तो लिखते हैं जब हम लोग को दिखाना क्या है, यहाँ बी है, हम लोग को दिखाना है कि दर्शाए किसी विषम धन पूर्णांक का पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ लिख देते हैं, हम लोग को दिखाना क्या है, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। यहाँ ध्यान समझिए कि a अगर कोई विषम धन पूर्णांक है तो हमेशा इसी रूप का होगा, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। हम लोग इतना देख लिया, अब चलो बढ़ते हैं। अगर r का मान 0 हो जाए, भाग देंगे तो कुछ भी आ सकता है, कभी 0 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4 या कभी 5। ध्यान रखना कि जब 6 से भाग देंगे तभी लिखेंगे। जब r = 0 हो तो अब लिखते हैं, मान लेते से भाग देते हैं, r का मान 0 मिल गया, r का मान 0 मिलने का पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। जब r का मान 0 हो तो a हमको वैसे मिलेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, bq, यानी bq कितना था 6q प्लस 0, 6q + 0 हो जाएगा, 6q + 0 का मतलब कितना हुआ। अब 6q खुद से सोच के देखना है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। 6q कैसा संख्या है, सम संख्या, इसमें 2 से भाग देंगे, ये सब फटाक से कट जाएगा, 2 तिहाई कट गया, 2 से भाग लगने पे इसका मतलब कौन संख्या है, सम संख्या। लेकिन हम मान के चले थे कि a क्या है, विषम। ध्यान दे रहे हैं, माने कि कोई विषम धन पूर्णांक, लेकिन इस सूत्र में दे रहा है, सम संख्या दे रहा है, तो इस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये कौन संख्या मिला हमको, सम संख्या। अब चलो दूसरी बात देखते हैं, जब r = 1 हो, जब r = 1 हो तो अब देखते हैं a = 6q + 1। अब चलो देखते हैं, इसमें 2 से भाग लगेगी, 2 से भाग इसलिए लगा रहा है कि चेक करेंगे सम हो रहा है कि विषम। अब ध्यान देना है, 6q अलग और 1 अलग नहीं है, ये दोनों मिलके 1 है। अब क्या है, 1 है, अलग अलग नहीं है, अभी दोनों मिलके। अभी नहीं कहेंगे कि 2 से तो सर भाग लग ही जाएगा, यहाँ लगाइए ना, 2 से भाग इसमें काट देते हैं, 2 तिहाई। गलती से भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, चूंकि 6 + 1 क्या है, एक ही साथ है, अभी जोड़ में इसके साथ जोड़ के तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है मतलब ये कौन संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब r = 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q + 2। अब 6q + 2 पर विचार करते हैं 1 मिनट के लिए, 6q + 2 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6q + 2, हम इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेके कितना बचेगा, 3q प्लस 1। अब इस संख्या में 2 से भाग लगेगा, 2 से 2 गुना 2 का कट जा रहा है ना, यानी 2 से भाग लग गया, 2 से भाग लगने का मतलब कौन संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं, जब r = 3 हो तो a बराबर क्या मिल रहा है, 6q + 3। अब इसमें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 2 से थोड़ी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कौन संख्या, विषम संख्या। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम सम संख्या रख रहे थे तो सम आ रहा था, लेकिन विषम संख्या रख रहे थे कौन संख्या आ रहा है, यानी शेषफल जब सम है तो संख्या सम हो जा रहा है, और शेषफल जब विषम है तो कौन संख्या हो जा रहा है। उसी तरह जब 3 के बाद 4 रखेंगे तो हमको कौन संख्या मिलेगा, सम संख्या। जब 5 रखेंगे तो विषम संख्या। हमको क्या मिल रहा है, जब r = 4 होगा तो फिर हमको मिलेगा सम संख्या। सम संख्या यानी ठीक है, पूरा ठीक है, लिख देते हैं। जब 4 रख रहे हैं तो हमको मिला क्या, सम संख्या यानी 6q + 4, ये भी क्या है, सम संख्या है। जब 5 रखेंगे, जब r बराबर, यहाँ हम क्या रखे थे, जब r बराबर कितना था, 4 हो तो उसी तरह जब r बराबर कितना हो, r बराबर 5 हो तो ये बराबर कितना मिला, 6q + 5। ये भी कौन संख्या है, विषम संख्या।
तो हमने देखा कि ए अगर कोई विषम संख्या है तो उसका रूप क्या हो सकता है? 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5। ये तो सब सम संख्या था, तो प्रूफ हो गया। हम लिख देंगे यहाँ, अतः किसी भी विषम धन पूर्णांक को 6 plus 1, 6 plus 3 या 6 plus 5 अतः कोई भी लिखो, कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम धन पूर्णांक 6 plus 1, 6 plus 3 या 6 plus 5 के रूप का होता है। इसी रूप का ही कोई भी विषम धन पूर्णांक ले लो, वो इसी रूप का होगा। तो इस रूप का 6 plus 1, 6 plus 2 या 6 plus 4 के रूप का नहीं होगा। ठीक है, लिखिए। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को, सेना की संख्या कितनी है? 616। तीसरा नंबर सवाल है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे, 32 सदस्य है, कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें सैनिक मार्च कर सकते हैं? तो हमको निकालना है दोनों का एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना मतलब आंसर मिल जाएगा। तो छोटा में बड़ा से भाग देगा। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसला निकालिए या किसी दूसरे तरीके से भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम चलो भाग विधि से निकाल लेते हैं कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 616 था और एक कितना था? 32 था। तो चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से कह रहा हूं 32 से भाग देंगे 616 क्या फुल हो गया। बड़ा खतरनाक लड़का है। क्लीन ट्रेस स्टोरेज डिटेल तो 32 और 616 क्या निकालते हैं हम? मस। तो 32 में 10 से अगर गुना करते हैं तो 320 होता है। 320 होता है ना? तो 320 और फिर 320 को दूसरे में करेंगे तो 640 नहीं होगा। 20 मरतबे नहीं बढ़ेगा, यानी 19 मरतबे हम आराम से क्या कर सकते हैं? 19 38 के हाथ में कितना? 19 तो 57 3 60 घटाते हैं तो 16 में से 8 गया तो 8 या 0 यानी 9 बच गया ना। ये तो खत्म हो गया ना। 108 है, ठीक है। अब इसमें 8 यहाँ उतर गया तो 32 में लाएंगे 8 का क्या हो गया? यानी हमारा एचसीएफ कितना निकला? 8 निकला। एचसीएफ 616 और 32 का बराबर 8। कब कहेंगे कि अधिकतम टुकड़ी की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिवेशिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि माइनस वाला संख्या नहीं हो सकता, केवल धनात्मक संख्या होगा। तो तब b बराबर कितना है? 3m। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह सकते हैं a बराबर bq + r। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब ये जो r होगा ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या होगा? हमारा a का मान निकल गया a बराबर 3q + r, क्योंकि b बराबर कितना था हमारा? 3 माने थे।
तो r का संभावित मान, r का संभावित मान यानी r के कौन कौन से मान हो सकता है, तो 0 1 और 2 हो सकता है। अब एक एक करके हम रखेंगे। जब r बराबर 0 हो तो ये बराबर कितना आएगा 3q प्लस r, और r की जगह कितना रख देंगे, लिख दीजिए 3q। अब कह रहा है कि धन पूर्णांक जो a है उसका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। तो a का स्क्वायर करेंगे इधर भी, तो इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर, क्योंकि LHS और RHS में दोनों तरफ हमेशा बराबर रखना है। तो a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कितना 3 3 9 और q स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब हम क्या किए कि 9q स्क्वायर को तोड़ दिए 3 और 3 में, 3 और एक साथ में 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर के बदले में हम लोग मान लिए m, क्या मान लिए, माना 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m एक क्या है, पूर्णांक। क्लियर, 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m क्या है, पूर्णांक है। अब हमारे यहाँ मिल गया 3m। तो हम लोग ये देख लिए कि r ये कोई धनात्मक पूर्णांक वो किस रूप का होता है, 3m का होता है। और फिर उसी तरह जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इधर भी और, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। इतना लिखा ना गया। तो हमने r बराबर जब 1 था तो हमारा आया था a बराबर 3q प्लस 1, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था। अब चलो स्क्वायर करने के बाद देखते हैं कितना आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है 3q, b कितना है 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब 3 3 9q स्क्वायर, 3 गुना 6q प्लस 1। अब इसमें देख सकते हैं कि हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप कराना है। इसमें कुछ कॉमन मिलने वाला दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें। इधर कितना बचेगा 3q स्क्वायर, इधर कितना बचेगा 2q, और इधर क्या बचेगा 1 लास्ट में। हम इन दोनों में से केवल क्या किए, कॉमन 3 कॉमन ले लिए, लास्ट में कितना बच गया 1 बच गया। अब इतना के लिए हम मानेंगे m, कितना मानेंगे, तो m मान लिए तो m में 3 से गुणा करेंगे 3m आई प्लस 1, यहाँ लिख देंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, जहां m एक पूर्णांक, m एक क्या है, पूर्णांक है। तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो हमारा ये भी क्राइटेरिया सही होगा। अब देखते हैं जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। अब चूंकि इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, फिर वहीं a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर, 3 गुना 6 6 गुना 12q प्लस 2 गुना 4। तो अब देखते हैं कि हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप कराना है, दूसरा हम नहीं ला सकते हैं। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है। तो हम देखते हैं तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है ना, 3 हम लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ कितना बचेगा। अब इसको हम इस तरह रुको, इस तरह करते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं, 3 प्लस 1, इसको एक बार तोड़ दिए। अब क्या करते हैं कि इतना को कॉमन लेंगे, इतना क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इसमें 3 कॉमन लेंगे, नीचे दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं 3 क्या कर लिए कॉमन ले लेते, इधर कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, लास्ट में कितना बचा फाइनली, इतना एक बार हम क्या मान लेंगे m, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे नीचे माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, जहां m एक पूर्णांक है। तो हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, हमको पहले मिला था 3m और 2 स्टेप में मिला 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। तो की कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो इस रूप में या 3m प्लस 3m के रूप में आएगा। तो हमें लिख देंगे अतः
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्रूफ यहाँ सत्यापित किया है, दिखाया, नोट कीजिए। तो इसका लास्ट सवाल है 1.1 का 5 नंबर सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो पिछले सवाल में हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना था 3m या 3m+1 के रूप में, लेकिन इसमें करें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब, उसको दर्शाइए कि 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो वही सबसे पहले इसमें मानेंगे 5 नंबर सवाल है। सबसे पहले मानेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9। b बराबर कितना है? 9। a मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना मान लिए? 9 मान लिए। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे? a बराबर bq प्लस और यहाँ r पर कंडीशन लगा देंगे, क्या है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा। किससे छोटा? ध्यान देना है, मार मार के तुम लोग का मुड़ी को b बना देंगे। b से छोटा। किससे छोटा? b से छोटा। तो अब देखते हैं a बराबर कितना हो जाएगा? b की जगह कितना माने? 9q प्लस अब 9q प्लस r हो गया। फिर यहाँ कंडीशन अगर डाले हम लोग तो ये r किससे छोटा हो जाएगा? 9 छोटा होगा ना। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 9 से क्या छोटा हो जाएगा ना। तो r के संभावित मान लिखेंगे। r के संभावित मान, r मतलब क्या क्या हो सकता है? r का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो सकता है। यानी r के इतने संभावित मान हो सकते हैं। यानी किसी भी संख्या में, याद रखना, किसी भी संख्या में अगर 9 से भाग दे तो शेषफल 0 से लेके 8 तक आ सकता है। इससे ज्यादा शेषफल कभी 11 आ सकता है 9 से भाग दे तो नहीं आ सकता, उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, तो फिर चलो वही प्रोसेस। जब r बराबर कितना हो? जब r बराबर 0 हो तो क्या होता है? a बराबर कितना हो जाएगा? 9q प्लस 0। अब इसका करना है घन, मतलब कि जो धनात्मक पूर्णांक उसका घन इस रूप में होता है। तो घन का मतलब क्यूब, इस जोड़ेंगे तो 9q हो जाएगा। अब इसका करते हैं घन यानी क्यूब, एकदम 9 का भी करना पड़ेगा घन यानी क्यूब। तो a का तो क्यूब हो गया, धनात्मक पूर्णांक का घन हो गया। अब 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 729 और क्यूब का करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि वहां m दे दिया कि m एक पूर्णांक है। m क्या है? तो हम लिखेंगे इसमें से 9 क्या कर लिए? बाहर निकाल लिए और करेंगे कितना हो जाएगा? 81। 729 को तोड़ लेंगे 700। अब चूंकि 729 को 9 देंगे तो 9 9 81, फिर 9 और 9, क्योंकि 3 बार 9 से गुणा करने पर 729 मिला। एक 9 निकालेंगे जिसका मतलब है 2 9 बचा, 2 9 बचा मतलब 81 बचा। 9 9 81 और यहाँ लिख दें क्यू। अब 9 और इसके बदले में हम मान लिए m। क्या मान लिए? 81 क्यू के बदले में क्या मान लिया हम लोग? m मान लिया। और यहाँ लिख देंगे माना 81 क्यू बराबर m, जहां m एक पूर्णांक है। तो हमने दिखा दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m+1 के रूप का हो सकता है, जहां m क्या है? एक पूर्णांक है। अब इसी तरह r का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। वैसे पूरा हम लोग रख के चेक करने वाला नहीं, 1 2 को चेक कर लेंगे, 1 2 1 पर रख के चेक कर लेंगे, बस 2 पर रख के चेक। उसी तरह वही प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसको लिखिए तो जल्दी से।
तो हम लोग 0 बराबर रख के चेक कर लिए। अब रखेंगे जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। और चूंकि इसका करना है घन तो इधर कर देंगे क्यूब और इधर भी 9q प्लस 1 का क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया, a प्लस b का होल क्यूब और वो याद है ना। देखो चलो लिख देते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है, इसको तभी बनेगा। और इसमें a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी 9q का होल स्क्वायर प्लस b कितना है इनटू b हो जाएगा 1 a 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a कितना है 9q और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब कितना आएगा 3 2 9 9 9 81 81 नवा 729 और q का क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब का मतलब 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे कितना मिलेगा और 1 को 4 बार गुणा करते तो 4 नहीं मिलेगा, ध्यान देना 4 नहीं मिलता। यहाँ हो जाएगा 3 के 9 9 81 और q स्क्वायर 1 को उसी में गुना हो जाएगा, हो जाएगा और 9 त्रिका 27 q हो गया। तो इसमें से और इसमें से जो कॉमन दिख रहा है उसको हम निकालेंगे। इसमें भी 9 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 9, इसमें भी तो हम 9 क्या करेंगे बाहर, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे वाला, ठीक है। 9 इसमें से बाहर निकालिए, 9 निकाले तो इसमें कितना बचा 81 q, इसमें से 9 निकाले तो 9 तो 9 9 81 9 निकल गया, 9 त्रिका 27 q, इसमें से 9 निकाले तो 9 त्रिका 3, लास्ट में कितना बचा है इसमें से कुछ नहीं करी, जैसा था वैसे ही रहने दिए। अब इस टोटल के लिए हम लोग मानेंगे कितना m, तो हो जाएगा 9m प्लस 1 इधर मान लेंगे 81 q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m माना, जहां m एक पूर्णांक है। अब चूंकि टोटल के लिए मान लेते हैं ये को, अब पूरा मिला के कोई ना कोई तो एक संख्या आएगा, अब पूर्णांक आएगा या तो 0 आ सकता है या प्लस आ सकता है या माइनस है, कुछ एक ही गुना आएगा। अभी थोड़ी 5 को आएगा, 5 को आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है, तो इसके बदले हमने मान लिया क्या m, तो हो गया 9m प्लस 1। ये भी दिखा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m प्लस 1 के रूप का भी होता है। अब इसी तरह मानेंगे जब r बराबर कितना हो 2, इसको जल्दी से लिखिए तो उसको बनाते थे। तो हम लोग r बराबर 0 रख लिए, r बराबर 1 रख लिए, अब r बराबर क्या रखेंगे 2। जब r बराबर 2 हो तो देखते हैं कि इस रूप में हम लोग जो क्राइटेरिया दिया हुआ है किताब में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 2, दोनों साइड इस क्यूब करेंगे तो a क्यूब 9q का होल 9q प्लस 2 का होल a प्लस b का होल क्यूब आ गया, वहीं करेंगे 9q का होल क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर यहाँ क्यूब होगा 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी 9q का होल स्क्वायर और b कितना है 2 और प्लस 3ab 3ab और 2 का इधर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 700 क्यूब 729 क्यूब क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9 9 81 3 गुने 81 क्यूब स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 और ये कितना है 2 यानी 4, 27 क्यूब गुने 4 इतना ही लिख देते हैं, ठीक है 27 क्यूब गुने 4। अब इसमें देखो इसमें से और इस सब में से हम 9 कॉमन लेते हैं, कितने कॉमन लेते हैं तो इसमें से 9 कॉमन लेते कितना हो जाएगा 81 क्यूब, इसमें से चूंकि 9 कॉमन नहीं निकले इसलिए इसको लास्ट में क्या कर देते हैं इसमें से 9 कॉमन निकल लेते, 9 बचा ना तो 9 त्रिका 27 27 गुना
54 क्यू स्क्वायर, और इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 निकालेंगे तो कितना बचा 3, और 3 चौका 12 क्यू है तो क्यू, और इधर हमारा जो बचा है 8, अब इसका तो कुछ नहीं किए भाई, चुपचाप हो गया, चुपचाप लास्ट में इसको क्या कर दिए बेच दिए। अब इस टोटल के हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, यानी 9m m मान लिए, तो इसके साथ गुना में है तो 9 गुने m प्लस 8 यहाँ लिख देंगे 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना, जहां m एक पूर्णांक है। और देख लिए कि जब हम लोग 0 रखे तो 9m आया, और 1 रखे तो 9m प्लस 1 आया, और 2 रख रहे तो 9m प्लस 8 के रूप का आ रहा है। तो इसी तरह 3 4 5 8 तक रखेंगे तो हमको यही रूप क्या होगा मिलेगा। हम लोग दिखा सकते हैं, इसी तरह हम लिख देंगे, इसी तरह अन्य r का मान रख के दिखा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हम लोग का 1.1 एक चैप्टर का 1.1 खत्म हो गया टोटली, और इसको नोट कीजिए तो